सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? तो जैसे कि आपको पता है कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के अब तक हम 11 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर उन लेक्चर्स में से आपने कोई भी सेशन मिस किया है तो सभी सेशंस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। जब आपके पास टाइम हो और जब आपका मन हो आप उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हैं। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के इस 12th लेक्चर में आज हम डिमांड एनालिसिस के कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करेंगे। डिमांड एनालिसिस के दो लेक्चर्स हम ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर जिसमें हमने डिमांड एनालिसिस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स किए थे और सेकंड लेक्चर जिसमें हमने लॉ ऑफ डिमांड, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड एंड व्हाई डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड जैसे बड़े बड़े क्वेश्चंस अंडरस्टैंड किए थे। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ और नए कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। लेकिन भाई, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि फ्यूचर में अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा। सो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। सो ये है हमारे पास मैनेजरियल इकोनॉमिक्स लेक्चर नंबर 12, डिमांड एनालिसिस। आज हम बेसिकली उन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे मूवमेंट इन डिमांड कर्व, शिफ्ट इन डिमांड कर्व, डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। इसके अलावा कुछ अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे क्रॉस प्राइस इफेक्ट क्या होता है, इनकम का नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स के साथ कैसा रिलेशन होता है, क्या ये डिमांड को इफेक्ट करते हैं या नहीं करते। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आज के सेशन में कवर करके ये चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। सो चलिए सबसे पहले बात करते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, जिसको हम मूवमेंट्स इन डिमांड कर्व भी कहते हैं। अब देखो, बेसिकली बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड के बीच में ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन चेंज इन डिमांड और आप चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड सॉल्व करके आ जाते हो। तो एक चीज याद रखो, जब आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है एक्सप्लेन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, तो हमेशा याद रखो कि आपको मूवमेंट्स इन डिमांड कर्व के बारे में पूछा गया है। यानी हमारी जो डिमांड कर्व होती है, जो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, क्या उसमें कोई मूवमेंट हो सकती है? अगर हो सकती है तो कैसे? सो सिंपल है, मान लो कि जो अदर रिमेनिंग थिंग्स हैं वो आपकी चेंज नहीं हो रही हैं, जैसे कंज्यूमर का टेस्ट, कंज्यूमर की इनकम, कंज्यूमर की प्रेफरेंस, एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइसेस चेंज नहीं हो रहे हैं, वो सब कांस्टेंट हैं। जैसे हमने लॉ ऑफ डिमांड में एज्यूम किया था अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। सो यहां पर आपको एज्यूम करना है अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। भाई लोग, अगर अदर थिंग्स कांस्टेंट है, ना कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है ना ही कम हो रही है, ना ही कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंस चेंज हो रहा है, ना ही सब्स्टिट्यूट और ना ही कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस चेंज हो रहा है, यानी कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं, अदर थिंग्स कांस्टेंट है, आपके प्रोडक्ट का प्राइस चेंज हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मूवमेंट। सो बस इतनी चीज याद रखो, जब अदर थिंग्स कांस्टेंट होती है लेकिन आपके प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज आने से जब डिमांड चेंज हो जाती है तो उसको हम कहते हैं मूवमेंट इन डिमांड कर्व, या फिर हम उसको कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और आपको पता है, मान लो मार्केट में आपके प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज हो रहा है। जब मार्केट में प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज होता है तो नॉर्मली रैशनल कंज्यूमर उसकी डिमांड कम कर देते हैं। सिमिलरली, जब मार्केट में किसी प्रोडक्ट का प्राइस डिक्रीज हो जाता है तो एक रैशनल कंज्यूमर पहले के मुकाबले ज्यादा डिमांड करता है, डिमांड बढ़ जाती है। यानी यहां पर आपकी डिमांड कर्व में चेंज आ रहा है, आपकी डिमांड कर्व में चेंज आ रहा है, लेकिन क्यों आ रहा है? ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ आर कमोडिटी। हमारे प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज होने से अगर डिमांड कर्व में कोई मूवमेंट होती है तो उसको हम कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड या फिर मूवमेंट इन डिमांड कर्व। और अदर थिंग्स कांस्टेंट रहेंगी। सो यहां पर आप मीनिंग देख सकते हो, लिखा है अ मूवमेंट अलोंग विद डिमांड कर्व इज कोज्ड बाय
चेंज इन दी प्राइस ऑफ गुड्स अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। यानी दो चीजें आपको लिखनी है, आपका ये मीनिंग क्लियर हो जाएगा। हमारे प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज होने से अगर हमारी डिमांड कर्व में कोई चेंज आता है और अदर थिंग्स कांस्टेंट रहती हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आता, तो उसको हम कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड या फिर मूवमेंट इन डिमांड कर्व। अगर आप इसको सिंपल वर्ड्स में बोलना चाहो, मूवमेंट इन डिमांड कर्व मींस एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कर्व ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ आवर ओन कमोडिटी। हमारे प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज होने से या तो हमारी डिमांड कर्व क्या कर सकती है, एक्सटेंड कर सकती है यानी बढ़ सकती है, या फिर कम हो सकती है, कॉन्ट्रैक्शन हो सकती है। सो उसी को हम मूवमेंट इन डिमांड कर्व या फिर चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कहते हैं। सो इसका मतलब अगर हमारे प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज होगा तो दो इफेक्ट्स आएंगे। इफेक्ट नंबर 1, अगर तो प्राइस कम हो गया तो मार्केट में डिमांड बढ़ जाएगी, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कर्व। सेकेंड इफेक्ट, अगर मार्केट में हमारा प्रोडक्ट महंगा हो गया, उसका प्राइस बढ़ गया, तो कंज्यूमर्स उसकी डिमांड कम कर देते हैं, यानी डिमांड नीचे की तरफ आ जाएगी, जिसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कर्व। सो अगर एग्जाम में आपको चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले तो आपको बताना होगा कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांड होता क्या है। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहां पर अदर थिंग्स कांस्टेंट है, लेकिन फिर भी हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कभी बढ़ रही है, कभी कम हो रही है, ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ आर कमोडिटी। यानी अगर हमारे प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज होने से हमारी डिमांड में उछाल आता है या नीचे को गिर जाती है डिमांड, उसको हम कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, या फिर हम इसको कहते हैं मूवमेंट। और ये मूवमेंट दो तरह की होती है, या तो एक्सटेंशन या फिर कॉन्ट्रैक्शन। यानी या तो डिमांड फैलेगी, बढ़ेगी, एक्सपैंड करेगी, या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, कम होती जाएगी। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन को अंडरस्टैंड करते हैं एग्जांपल की हेल्प से। सो फर्स्ट, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कर्व। अभी मैंने आपको बताया जब मार्केट में आपके प्रोडक्ट का प्राइस कम हो जाता है तो एक रैशनल कंज्यूमर पहले के मुकाबले ज्यादा डिमांड करता है और उसको हम कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कर्व। लेकिन यहां पर आपको एक चीज और मेंशन करनी है, और वो क्या है, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। यानी ये जो डिमांड बढ़ी है ना, ये प्राइस के कम होने से बढ़ी है, बाकी किसी और चीज ने इस डिमांड को इफेक्ट नहीं किया। कंज्यूमर की इनकम नहीं बढ़ी है, वो कांस्टेंट है, जितनी पहले थी उतनी अभी भी है। सो एक्सटेंशन या फिर एक्सपेंशन ऑफ डिमांड कर्व को हम इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड भी कहते हैं। यहां पर ध्यान दो, इंक्रीज इन डिमांड नहीं, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड कहते हैं। सो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कर्व मीन्स increase in the quantity demanded of a commodity due to decrease in its price and other things remain constant। बाकी चीजें कांस्टेंट रहेंगी, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन हमारे प्रोडक्ट का प्राइस कम होने पर अगर उसकी डिमांड बढ़ जाती है तो उसको हम एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कर्व कहते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, पहले मार्केट में हमारे प्रोडक्ट का प्राइस 5 रुपए था, महंगा था इसलिए उसकी डिमांड कम थी, सिर्फ एक ही क्वांटिटी मार्केट में बिकती थी। लेकिन जब हमारे प्रोडक्ट का प्राइस 1 रुपए हो गया तो अब वो मार्केट में 5 टाइम्स ज्यादा बिकती हैं। तो इसका मतलब ये हमारी ओरिजिनल पोजीशन पॉइंट ए और ये हमारी सेकंड पोजीशन पॉइंट बी। तो इसको हम एक तरह से कह सकते हैं कि भाई हमारा ये जो मूवमेंट हुआ है इसको हम कहते हैं एक्सटेंशन। हमारी जो ये आगे की तरफ डिमांड बढ़ी है इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड, है ना, एक मूवमेंट हुई है जो आगे की तरफ जा रही है। अपवर्ड मूवमेंट कहना है इसको सही रहेगा। ओके, अच्छा ऐसे ही अगर हम बात करें इसके सेकंड पॉइंट की, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कर्व, यानी डिमांड का कम हो जाना ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ आवर प्रोडक्ट, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। सेम वही कंडीशन, मतलब
अगर हमारे प्रोडक्ट का प्राइस मार्केट में बढ़ जाता है, प्राइस बढ़ने से एक रैशनल कंज्यूमर अपनी डिमांड कम कर देते हैं। हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कम हुई क्योंकि हमारे प्रोडक्ट का प्राइस मार्केट में बढ़ गया। अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, बाकी सभी प्रोडक्ट्स कांस्टेंट रहेंगे, उनमें किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे इनकम, कोई चेंज नहीं आएगा। प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट्स, कोई चेंज नहीं आएगा। फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइसेस में कोई चेंज नहीं आएगा। इसको हम डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड भी कहते हैं। अगेन वही, ये क्वांटिटी वर्ड लगाना साथ में जरूरी है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कर्व मीन्स डिक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ आर कमोडिटी ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ आर कमोडिटी। अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, ये लाइन लिखना बहुत जरूरी है। और इसमें भी आपके पास वही एग्जांपल है। अगर मार्केट में पहले आपका प्रोडक्ट 1 रुपए का बिकता था, तो ऑब्वियसली उसकी जो डिमांड है वो मार्केट में ज्यादा होती थी। लेकिन अब मार्केट में मान लो वो प्रोडक्ट महंगा हो जाता है 5 रुपए, जिसके कारण उसकी डिमांड कम हो जाती है। तो ओरिजिनल पॉइंट हमारा ये था, अब ये है, यानी आपकी ये जो कर्व है वो पीछे की तरफ चले गई है, डाउनवर्ड मूवमेंट, बैकवर्ड, क्योंकि आपकी डिमांड जो है वो कॉन्ट्रास्ट कर रही है, डिक्रीज हो रही है ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइसेस। अच्छा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं चेंज इन डिमांड की, जिसको हम शिफ्ट इन डिमांड कर्व भी कहते हैं। अभी हमने जो किया था ना, वो टॉपिक था चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, यानी अगर हमारे प्राइस के चेंज होने से हमारे प्रोडक्ट की डिमांड पे इफेक्ट पड़ता है, तो उसको हम कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अब ये सेकेंड केस है, चेंज इन डिमांड, जिसको हम शिफ्ट इन डिमांड कर्व भी कहते हैं। यानी ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें हम ये एज्यूम करते हैं कि अगर हमारे प्रोडक्ट के प्राइस में कोई चेंज नहीं आता, अगर हमारे प्रोडक्ट का प्राइस कांस्टेंट रहता है और जो अदर फैक्टर्स हमने पहले एज्यूम किए थे कांस्टेंट, वो चेंज हो जाते हैं, तो इसका इफेक्ट हमारी डिमांड कर्व के ऊपर कैसा आएगा? तो भाई लोग सिंपल है, अगर हमारे प्रोडक्ट का प्राइस कांस्टेंट रहेगा, हम अपने प्रोडक्ट का प्राइस चेंज नहीं करते हैं, मार्केट में जो प्रोडक्ट का प्राइस पहले था वो आज भी है, लेकिन अदर फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं, कंज्यूमर्स की इनकम चेंज हो रही है, कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंस चेंज हो रहा है, रिलेटेड प्रोडक्ट्स के प्राइसेस चेंज हो रहे हैं, फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइसेस चेंज हो रहे हैं, तो वो भी डिमांड कर्व को इफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड कर्व में हमने आपको बताया था। जब हमारे प्रोडक्ट का प्राइस कांस्टेंट है लेकिन अदर फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं और उन अदर फैक्टर्स के चेंज होने से डिमांड के ऊपर इफेक्ट आ रहा है, तो उसको हम कहते हैं चेंज इन डिमांड कर्व, या फिर हम उसको कहते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व। सो सिंपल है, शिफ्ट इन डिमांड कर्व या फिर चेंज इन डिमांड कर्व एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें हमारे प्रोडक्ट का प्राइस कांस्टेंट है लेकिन बाकी सभी फैक्टर्स कांस्टेंट नहीं है, वो चेंज हो रहे हैं और उनमें चेंज होने के कारण हमारी डिमांड कर्व के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। सो मीनिंग क्या है? A shift of the demand curve is caused by the change in factors other than the price of our goods. यानी हमारा प्रोडक्ट जो है ना, उसका प्राइस चेंज नहीं होगा, वो सेम रहेगा, लेकिन बाकी जो फैक्टर्स हैं जो मैंने अभी आपको बताए वो चेंज हो रहे हैं, जो हमारी डिमांड कर्व को इफेक्ट कर रहे हैं। अब क्या हो सकता है भाई? अगर तो चेंजेस हमारे फेवर के होंगे, जैसे कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाना हमारे फेवर का चेंज है, कंज्यूमर की इनकम अगर बढ़ जाएगी तो ऑब्वियसली डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन अगर कंज्यूमर की इनकम कम हो जाएगी तो इनकम कम होने का मतलब मार्केट में डिमांड भी कम हो जाएगी। एक ऐसा चेंज जो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड को इंक्रीज कर देता है उसको हम कहेंगे इंक्रीज इन डिमांड। ध्यान रखना, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड नहीं, क्या बोलेंगे उसको? इंक्रीज इन डिमांड। सिमिलरली अगर अदर फैक्टर्स में कोई ऐसा चेंज आता है जो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड को मार्केट में कम कर देता है, तो ऑब्वियसली इसको हम क्या बोलेंगे? डिक्रीज इन डिमांड, क्योंकि भाई हमारे प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड नहीं, क्वांटिटी वर्ड मूवमेंट में आता है,
शिफ्ट में सिर्फ और सिर्फ डिक्रीज इन डिमांड ही लिखा जाएगा। सो चलिए इसको भी हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं प्रॉपर एग्जाम्पल के हेल्प से। सबसे पहले बात करते हैं इंक्रीज इन डिमांड। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके चेंज होने से मार्केट में हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है। अब जैसे ये सिचुएशन आप देख सकते हो, हमारे प्रोडक्ट का प्राइस पहले भी 10 रुपए था, हमारे प्रोडक्ट का प्राइस अभी भी 10 रुपए है। सेम प्राइस 10 रुपीज, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। लेकिन डिमांड जो है ना वो हमारी पहले 20 रुपए थी, अब 30 रुपए हो गई, 30 क्वांटिटी हो गई। ऐसे कैसे? हमारी डिमांड कैसे बढ़ गई? हो सकता है कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो गई हो, या फिर यह भी हो सकता है कि सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स जो हैं उनके प्राइस महंगे हो गए हो, इसलिए कस्टमर्स हमारा प्रोडक्ट लेने आ रहे हैं। या फिर यह भी हो सकता है कि जो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स हैं उनका प्राइस सस्ता हो गया हो, जैसे पेट्रोल सस्ता हो गया हो और हमारी कार परचेज करने के लिए कस्टमर आ रहे हैं क्योंकि पेट्रोल सस्ता हो चुका है। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी डिमांड को इफेक्ट करते हैं और हमारी डिमांड बढ़ जाती है। और आप देख सकते हो पहले ये हमारी डिमांड कर्व यहां पर थी, अब ये शिफ्ट होके यहां पर हो चुकी है। क्योंकि डिमांड बढ़ रही है इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? शिफ्ट। मूवमेंट नहीं है ये, अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट नहीं है, ये शिफ्ट है। फॉरवर्ड शिफ्ट, राइटवर्ड शिफ्ट, इंक्रीज इन डिमांड। इसको हम इंक्रीज इन डिमांड, फॉरवर्ड शिफ्ट और राइटवर्ड शिफ्ट भी कह सकते हैं। तो पहले हमारी डिमांड जहां पर इतनी थी 10 20, अब ये कितनी हो चुकी है? 30। सो मीनिंग आपके सामने, इंक्रीज इन डिमांड मीन्स इंक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स। अगर अदर फैक्टर्स चेंज करते हैं और उनके चेंज होने से हमारी डिमांड बढ़ती है तो उसको हम इंक्रीज इन डिमांड कहते हैं। हमारे प्रोडक्ट का प्राइस कांस्टेंट रहेगा, इसको हम इंक्रीज इन डिमांड, फॉरवर्ड शिफ्ट और राइटवर्ड शिफ्ट भी कहते हैं। अदर फैक्टर्स में क्या क्या आता है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, फिर भी अगर आपको डाउट है एक बार आप लिख लो। जैसे सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस डिक्रीज हो जाना, सब्स्टिट्यूट प्राइस इंक्रीज हो जाना, कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाना, कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंस चेंज हो जाना इन द फेवरेबल मैनर, और एक्सपेक्टेड प्राइस जो है वो फ्यूचर का इंक्रीज हो जाना। अगर फ्यूचर में प्राइस बढ़ जाएगा तो करंट परचेजिंग बढ़ जाएंगी, करंट डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। सिमिलरली इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, इसको हम बैकवर्ड शिफ्ट भी कहते हैं, लेफ्टवर्ड शिफ्ट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हमारे प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में कम हो जाती है ड्यू टू अदर फैक्टर्स। मतलब मार्केट में जो बाकी फैक्टर्स है ना उनके चेंज होने से अगर हमारे प्रोडक्ट की डिमांड डिक्रीज हो जाए लेकिन हमारे प्रोडक्ट का प्राइस कांस्टेंट रहे तो उसको हम कहते हैं डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड नहीं, डिक्रीज इन डिमांड। सो यहां पर आप देख सकते हो हमारे प्रोडक्ट का प्राइस कांस्टेंट सेम है, पहले भी 10 था अब भी 10 है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। लेकिन पहले मार्केट में हमारे प्रोडक्ट की डिमांड 30 यूनिट्स थी, अब वो 20 यूनिट्स हो चुकी है। पहले 30 यूनिट्स परचेज करते थे, अब 20 यूनिट्स, यानी ये डिमांड पीछे क्यों आ गई? हो सकता है कंज्यूमर्स की इनकम कम हो गई हो सकता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस महंगा हो गया हो सकता है सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस सस्ता हो गया हो, और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो क्योंकि यहां पर हमारी डिमांड कर्व जो है वो पीछे की तरफ शिफ्ट हो रही है, ये मूवमेंट नहीं हो रही, ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, सेम लाइन पर है क्योंकि प्राइस सेम है, लेकिन वो पीछे की तरफ मूव कर रही है, बैकवर्ड शिफ्ट, डिक्रीज इन डिमांड, लेफ्टवर्ड शिफ्ट भी इसको कहा जाता है। और इसमें भी सेम रीजन वही है, अदर फैक्टर्स जो हमारी डिमांड कर्व को बैकवर्ड शिफ्ट कर सकते हैं, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस बढ़ जाना, सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस कम हो जाना, कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज हो जाना, कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंस अनफेवरेबल वे में चेंज हो जाना, यानी कंज्यूमर्स को हो सकता है कि अब हमारा प्रोडक्ट अच्छा ना लगता हो, उनका टेस्ट चेंज हो गया हो। और लास्टली हो सकता है कि फ्यूचर में प्रोडक्ट्स का प्राइस कम हो जाए, इसलिए कंज्यूमर्स ने अभी परचेज करना बंद कर दिया, डिमांड कम हो गई। ओके, सो ये हमारे पास था मूवमेंट्स एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। मूवमेंट जो अपवर्ड हो सकती है, डाउनवर्ड हो सकती है। अपवर्ड मूवमेंट का मतलब है एक्सटेंशन और डाउनवर्ड मूवमेंट का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन। सिमिलरली सेकेंड हमारे पास था शिफ्ट, जिसमें इंक्रीज इन डिमांड हो सकती है,
राइटवर्ड शिफ्ट हो सकती है, बैकवर्ड शिफ्ट जो डिक्रीज इन डिमांड हो सकती है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो सकती है। अब इनके बीच में मेजर डिफरेंस क्या है आपको वो भी पता होना चाहिए। मूवमेंट और शिफ्ट के बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है, मूवमेंट इन डिमांड कर्व में हम हमारे प्रोडक्ट के प्राइस को चेंज करते हैं, अदर थिंग्स कांस्टेंट रखते हैं, जबकि शिफ्ट इन डिमांड कर्व में अदर थिंग्स चेंज करती हैं और हमारे प्रोडक्ट का प्राइस कांस्टेंट रहता है। लेकिन मेजर जो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है ना, वो क्या आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन इंक्रीज इन डिमांड जो कि शिफ्ट का पार्ट है, और सेकंड एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड जो कि मूवमेंट का पार्ट है। दोनों में डिमांड इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज इन डिमांड में भी डिमांड इंक्रीज हो रही है, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड में भी डिमांड इंक्रीज हो रही है, लेकिन फिर भी दोनों के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है। जैसे सबसे पहले अगर देखा जाए, इंक्रीज इन डिमांड किसका पार्ट है, शिफ्ट इन डिमांड कर्व का, जबकि एक्सपेंशन ऑफ डिमांड किसका पार्ट है, मूवमेंट इन डिमांड कर्व का। इंक्रीज इन डिमांड में हम हमारे प्राइस को कांस्टेंट मानते हैं क्योंकि ये शिफ्ट का पार्ट है, अदर थिंग्स चेंज करती हैं, जबकि एक्सपेंशन ऑफ डिमांड जो कि मूवमेंट का पार्ट है, उसमें हम हमारे प्राइस को चेंज करते हैं, अदर थिंग्स कांस्टेंट रहती हैं। ये मैंने अभी आपको बताया। सो मेजर डिफरेंसेस आपके सामने हैं। नंबर 1, इट रेफर्स टू द शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। जैसे कि मैंने बताया, इंक्रीज इन डिमांड कर्व जो है वो शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व का पार्ट है। एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, इट इज अ पार्ट ऑफ मूवमेंट अलोंग विद डिमांड कर्व। इंक्रीज इन डिमांड में अदर थिंग्स जो हैं वो चेंज करती हैं, हमारे प्रोडक्ट का प्राइस कांस्टेंट रहता है, और इसको हम राइटवर्ड शिफ्ट या फिर फॉरवर्ड शिफ्ट भी कहते हैं। जबकि एक्सपेंशन ऑफ डिमांड में हमारी जो मूवमेंट है वो अलग तरीके से होती है, यहां पर हमारे प्रोडक्ट का प्राइस चेंज करता है, अदर थिंग्स कांस्टेंट रहती हैं। So in this, the consumer moves to the right or downward on the same demand curve. यहां पर हमारी जो एक्सपेंशन में जो कर्व है वो डाउनवर्ड हो जाती है, नीचे की तरफ मूव कर जाती है। आपने देखा होगा डायग्राम में, यहां पर हम आपको एक बार शो कर देते हैं। यहां पर हमारी डिमांड कर्व एक्सटेंशन या फिर एक्सपेंशन में आप देख सकते हो डाउनवर्ड मूवमेंट है। सो एक्सपेंशन में डाउनवर्ड मूवमेंट होती है। सिमिलरली जो शिफ्ट होती है उसमें मूवमेंट नहीं होती, उसमें शिफ्ट होती है, वो फॉरवर्ड होती है या फिर राइटवर्ड होती है। नेक्स्ट थर्ड डिफरेंस, इट इज ड्यू टू, मैंने अभी बताया जो अदर फैक्टर्स होते हैं उनमें चेंज होने के कारण ना डिमांड बढ़ती है। जैसे कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो जाना, मैंने अभी बताया था, सब्स्टिट्यूट प्राइस बढ़ जाना, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस कम हो जाना, कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंस चेंज हो जाना इन फेवरेबल मैनर, या फिर फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस इंक्रीज हो जाना। लेकिन यहां पर हमारी डिमांड बढ़ती है, लेकिन इसका रीजन क्या है, अदर थिंग्स कांस्टेंट रहते हैं, हमारे प्रोडक्ट का प्राइस कम हो जाता है। अगर हमारे प्रोडक्ट का प्राइस कम हो जाएगा, अदर थिंग्स कांस्टेंट रहेंगी, तो डिमांड बढ़ जाएगी, यानी एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। फोर्थ, increase in demand is defined as the rise in demand at the same price of the commodity। ये भी मैंने बता दिया, यहां पर हमारे प्रोडक्ट का प्राइस सेम रहता है, जबकि एक्सपेंशन में हमारे प्रोडक्ट का प्राइस डिक्रीज हो जाता है, फॉल। डायग्रामेटिकली अगर देखा जाए तो यहां पर हमारी जो डिमांड कर्व है वो फॉरवर्ड शिफ्ट करती है, राइटवर्ड शिफ्ट, इंक्रीज इन डिमांड। यहां पर हमारी डाउनवर्ड शिफ्ट होती है। ओरिजिनल पोजीशन हमारी ये थी, मार्केट में प्राइस कम होने की वजह से हमने ज्यादा डिमांड की और न्यू सिचुएशन यहां पर आ गई, तो दैट इज डाउनवर्ड शिफ्ट, एक्सटेंशन और एक्सपेंशन इन डिमांड कर्व। न्यूमेरिकल एग्जांपल भी आप देख सकते हो, यहां पर प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस कांस्टेंट होने की बावजूद हमारी क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है ड्यू टू अदर फैक्टर्स। यहां पर अदर फैक्टर्स कांस्टेंट हैं, प्राइस कम होने की वजह से हमारी डिमांड बढ़ रही है। सो ये मेजर डिफरेंस है।
6 पॉइंट डिफरेंसेस आपको एक्सप्लेन करने हैं। सिमिलरली नेक्स्ट डिफरेंस जो एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है वो है डिक्रीज इन डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब देखा जाए तो डिक्रीज इन डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड दोनों सिमिलर जैसे हैं, क्योंकि दोनों में डिमांड कम हो रही है, लेकिन दोनों में रीजन अलग अलग है। डिक्रीज इन डिमांड जो है वो शिफ्ट इन डिमांड कर्व का पार्ट है, जबकि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड मूवमेंट इन डिमांड कर्व का पार्ट है। डिक्रीज इन डिमांड में हमारी डिमांड कम होती है, लेकिन अदर फैक्टर्स के कारण प्राइस कांस्टेंट रहता है, जबकि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड में अदर थिंग्स कांस्टेंट रहती हैं। डिमांड कम होती है, लेकिन हमारे प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ जाने के कारण। सो यहां पर भी वही 6 पॉइंट डिफरेंसेस आपको एक्सप्लेन करने हैं। पहले तो ये कौन सा पार्ट है? डिक्रीज इन डिमांड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व का पार्ट है, जबकि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड मूवमेंट अलोंग विद द डिमांड कर्व का पार्ट है। डिक्रीज इन डिमांड कर्व को हम लेफ्टवर्ड शिफ्ट या फिर बैकवर्ड शिफ्ट भी कहते हैं, जबकि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड में हमारी जो मूवमेंट होती है वो अपवर्ड होती है, लेफ्टवर्ड साइड होती है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था। रीजन क्या है? डिमांड क्यों डिक्रीज होती है? अदर फैक्टर्स के कारण, जिसमें कंज्यूमर की इनकम कम हो जाना, सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस कम हो जाना, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस बढ़ जाना, या फिर कस्टमर्स के टेस्ट और प्रेफरेंस में अनफेवरेबल चेंज आ जाना, या फिर करंट जो है सिचुएशन में फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाना या कम हो जाना। मतलब फ्यूचर में हो सकता है कि प्राइस कम हो जाए, इसलिए अभी जो है डिमांड कम हो चुकी है। जबकि यहां पर अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहते हैं, हमारे प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ जाने के कारण डिमांड कम हो जाती है। सो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। अगर हम इसको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करें तो यहां पर आप देख सकते हो बैकवर्ड शिफ्ट, प्राइस सेम है, प्राइस कांस्टेंट है, लेकिन फिर भी हमारी डिमांड पीछे की तरफ जा रही है। क्यों? ड्यू टू अदर रीजन। यहां पर प्राइस हमारा पहले के मुकाबले बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ने के कारण हमारी जो मूवमेंट है वो अपवर्ड हो रही है, यानी ओरिजिनल पोजीशन ये थी, अब हम डिमांड कम कर रहे हैं, अपवर्ड मूवमेंट। यहां पर हमारी डिमांड कम हो रही है, लेकिन प्राइस सेम है। यहां पर हमारी डिमांड कम हो रही है ड्यू टू इंक्रीज इन फॉल इन इंक्रीज इन प्राइसेस। अगर डायग्रामेटिकली आपको प्रेजेंट करना है तो वो भी कर सकते हो, साथ में आप न्यूमेरिकल भी प्रेजेंट कर सकते हो, जैसे कि पहले किया था। प्राइस कांस्टेंट है, डिमांड फिर भी कम हो रही है, डिक्रीज इन डिमांड। प्राइस बढ़ रहा है, इसलिए डिमांड कम हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। सो मेजर डिफरेंसेस आपको एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्रॉस प्राइस इफेक्ट के बारे में। ये आप पहले भी कर चुके हो। क्रॉस प्राइस इफेक्ट क्या होता है? आपको पता है कि मार्केट में बहुत सारे सब्स्टिट्यूट गुड्स भी अवेलेबल होते हैं और बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी अवेलेबल होते हैं। जब हमारे सब्स्टिट्यूट गुड्स या फिर हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हमारी डिमांड को इफेक्ट करते हैं ना, तो उसको हम क्रॉस प्राइस इफेक्ट कहते हैं। यानी हमारे प्रोडक्ट का प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस ऑफ आर प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ आर कमोडिटी कांस्टेंट है, लेकिन जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होती हैं और जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती हैं, अगर इनके प्राइस में चेंज आएगा तो क्या ये हमारी डिमांड को इफेक्ट करेंगी? ऑब्वियसली करेंगे। मैंने अभी बताया, शिफ्ट इन डिमांड कर्व में मैंने बताया ना कि अगर हमारे प्रोडक्ट का प्राइस कांस्टेंट रहेगा, लेकिन सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ना या कम होना, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस का बढ़ना या कम होना हमारी डिमांड को इफेक्ट करता है, जिससे या तो ये राइटवर्ड शिफ्ट हो जाती है या फिर बैकवर्ड शिफ्ट हो जाती है। तो एग्जांपल के साथ हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन सी होती हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होती हैं जो इंटरचेंजेबल यूज की जा सकती हैं। चाय नहीं तो कॉफी पी लेते हैं, बॉल पेन नहीं है तो जेल पेन परचेज कर लेते हैं, यूज ही तो करना है। तो एक तरफ हमारे पास है मान लो टी और एक तरफ हमारे पास है कॉफी। मान लो जो टी है वो हमारा प्रोडक्ट है,
इसका प्राइस रहेगा कांस्टेंट। पहले भी 5 रुपए था, अब भी 5 रुपए है। कॉफी का प्राइस जो कि सब्स्टिट्यूट है, मान लो इंक्रीज हो जाता है। कॉफी का प्राइस पहले 10 रुपए था, अब 20 रुपए हो चुका है। अब इस सिचुएशन में हमारी टी जो है वो सेम रेट पर बिक रही है। बताओ क्या इफेक्ट आएगा? भाई सिंपल है, कॉफी महंगे होने पर जो लोग कॉफी परचेज कर रहे थे वो एज अ रैशनल कंज्यूमर कॉफी परचेज करना बंद कर देंगे। वो कहेंगे भी चाय सस्ती है, चाय पी लेते हैं। सो होगा क्या? अगर पहले टी की डिमांड 100 यूनिट्स थी, अब वो हो सकता है 250 यूनिट्स हो जाए, क्योंकि कॉफी कंज्यूम करने वाले कंज्यूमर्स अब चाय पीने के लिए आ जाएंगे। अगर हम इसको डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करना चाहें तो ये हमारे पास वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। टी का प्राइस कांस्टेंट है 5 रुपए। पहले चाय पत्ती की यूनिट 100 यूनिट्स बिकती थी, लेकिन अब वो 250 यूनिट्स बिकती हैं। बताओ इसको क्या बोलेंगे? ऑब्वियसली फॉरवर्ड शिफ्ट, राइटवर्ड शिफ्ट, या फिर हम इसको कहेंगे इंक्रीज इन डिमांड। ये मूवमेंट नहीं है, ये शिफ्ट है, क्योंकि यहां पर प्राइस कांस्टेंट है और अदर थिंग्स जैसे प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट वो इफेक्ट कर रहे हैं। पहले अगर 100 यूनिट्स बिकती थी, अब 250 यूनिट्स बिक रही हैं। सो इसको हम कहते हैं क्रॉस प्राइस इफेक्ट। प्राइस किसी और प्रोडक्ट का चेंज हुआ, लेकिन इफेक्ट हमारे प्रोडक्ट पर पड़ा। सिमिलरली अगर मार्केट में सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस डिक्रीज हो जाएगा तो इसका इफेक्ट क्या आएगा? सिंपल, हमारे प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। इसको भी हम एग्जांपल के साथ समझा सकते हैं। मान लो एक तरफ हमारे पास है टी और एक तरफ हमारे पास है कॉफी। पहले टी जो है वो मार्केट में 5 रुपए की थी, अभी भी 5 रुपए की है। कॉफी पहले मार्केट में 10 रुपए की थी, अब कॉफी मार्केट में 5 रुपए की हो चुकी है। तो क्या इफेक्ट होगा? टी पीने वाले, चाय पीने वाले बंदे कहेंगे कॉफी सस्ती हो गई है, चलो कॉफी पी लेते हैं अब। तो होगा क्या? पहले अगर मार्केट में हमारी 100 यूनिट्स बिकती थी चाय की, अब 50 यूनिट्स बिकने लग जाएंगी, क्योंकि चाय पीने वाले बंदे कहेंगे कॉफी सस्ती हो गई है, चलो कॉफी पीने चलते हैं। सो इसको अगर हम डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करना चाहें तो ये हमारे पास वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। चाय का प्राइस कांस्टेंट है, लेकिन कॉफी का प्राइस कम होने से क्या इफेक्ट आएगा? हमारी डिमांड जो पहले 100 यूनिट्स थी, अब वो पीछे की तरफ बैकवर्ड शिफ्ट कर जाएंगी। डिक्रीज इन डिमांड, बैकवर्ड शिफ्ट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। क्योंकि पहले अब जब हम कंजम्पशन कर रहे थे 100 की, तो अब वो 50 हो चुकी है। साथ में डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन आपको जरूर करनी चाहिए। सिमिलरली अगर हम बात करें कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की, मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमेशा एक साथ डिमांड किए जाते हैं। जैसे कार बिना पेट्रोल के तो चलेगी नहीं, तो आपको पेट्रोल तो चाहिए ना। सो ये दो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो एक साथ कंज्यूम किए जाते हैं। अब मान लो एक तरफ हमारे पास है कार और एक तरफ हमारे पास है पेट्रोल। कार हमारा प्रोडक्ट है। मार्केट में कार जो है उसका प्राइस पहले भी 5 लाख रुपए था, अब भी वो कार 5 लाख रुपए की ही मिलती है। लेकिन मान लो पेट्रोल महंगा हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। पहले पेट्रोल जो है वो 100 रुपए का था, अब 150 रुपए का हो गया। तो बताओ इसका हमारे प्रोडक्ट की डिमांड के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा? भाई पड़ेगा। जब पेट्रोल थोड़ा सस्ता था तो मान लो 1 लाख यूनिट से सेल हो जाती थी मार्केट में, 1 लाख कार बिक जाती थी। लेकिन अब पेट्रोल महंगा होने की वजह से मार्केट में 80,000 ही कार की यूनिट्स बिक पा रही हैं। इसका मतलब जानते हो आपके सामने, प्राइस अगर इंक्रीज होगा पेट्रोल का तो कार की डिमांड कम हो जाएगी। इसको हम कहते हैं क्रॉस प्राइस इफेक्ट। प्राइस किसी और प्रोडक्ट का चेंज हुआ, डिमांड हमारे प्रोडक्ट की इफेक्ट हो गई। अगर इसको हम डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करें तो ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। कार का प्राइस सेम है कांस्टेंट, लेकिन डिमांड इसकी कम हो गई। पहले 1 लाख यूनिट्स बिकती थी, लेकिन अब 80,000 यूनिट्स बिकती हैं। सो इसको हम क्या बोलेंगे? बैकवर्ड शिफ्ट, डिक्रीज इन डिमांड, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। सिमिलरली लास्ट हमारे पास है डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स।
अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड सेम वही एग्जांपल, लेकिन अगर इनका प्राइस कम हो जाए तो इसका इफेक्ट क्या आएगा? सिंपल है, एक तरफ हमारे पास है कार और एक तरफ हमारे पास है पेट्रोल। मान लो कार का प्राइस सेम है, पहले भी 5 लाख था, अब भी 5 लाख है। मार्केट में पेट्रोल का प्राइस पहले 150 रुपए था, अब 80 रुपए हो गया, तो क्या इफेक्ट आएगा? सिंपल है, पेट्रोल सस्ता होने पर लोग अपनी डिमांड बढ़ा देते हैं ना। पेट्रोल सस्ता होने पर डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। पहले 80,000 यूनिट्स बिकती थी, अब 2 लाख यूनिट्स बिक रही हैं, क्योंकि भाई पेट्रोल बहुत सस्ता हो चुका है। इसको अगर हम डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करें तो ये हमारे पास y एक्सेस, x एक्सेस, प्राइस कार का रहेगा कांस्टेंट। पहले हमारी जो डिमांड कर्व है वो यहां पर थी, लेकिन अब वो मार्केट में इंक्रीज हो चुकी है क्योंकि पेट्रोल सस्ता हो चुका है। तो पहले यूनिट्स हमारी कितनी थी? 80,000, अब है 2 लाख। इसको हम क्या बोलेंगे? राइटवर्ड शिफ्ट, फॉरवर्ड शिफ्ट, इंक्रीज इन डिमांड। सो आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो चुके हैं। ये हमारे पास था आज का कंटेंट। भाई अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ नाइस डे एंड ग्रेट डे।